हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इजी ट्रिप प्लानर के आईपीओ के बारे में और उसके लिस्टिंग गेन के बारे में। इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। ठीक है, आज इसका लिस्टिंग है। दूसरा, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, व्यू क्या है, क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या ना करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में हम सारी जानकारी जान लेंगे, इन एंड आउट, प्रमोटर कौन है, क्या है, कैसा बिजनेस है, क्या करती है, पीयर कंपैरिजन, जीएमपी कितना है, किन किन बड़े लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन बड़े शेयर होल्डर हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इन सारी चीज़ों के जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग गेन कितना होगा, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। और अब क्या होगा ना, ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि आपको क्या करना है मैं बताऊंगा कि बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो 3-4 दिन में जो तेज़ी आती है शेयर में उसमें कैसे ट्रेड ले, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी पूरा देखना पड़ेगा। तो आप अगर डायरेक्ट एंड में जाके देखेंगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ। तो ये सारे फंडामेंटल्स के बेसिस पे बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे इजी ट्रिप के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, इजी ट्रिप का जो आईपीओ है उसके अंदर ओएफएस है। ओएफएस मतलब 100% ओएफएस है। यहाँ पे जो है 2.7 करोड़ शेयर्स बेचे जा रहे प्रमोटर द्वारा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ओएफएस के अंदर का मतलब क्या होता है कि केवल प्रमोटर ही शेयर बेच रहा है, कोई नए शेयर इशू नहीं हो रहे हैं। देखिए, पहले 10.9 करोड़ के शेयर थे, अब भी 10.9 करोड़ के हैं लिस्टिंग के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी नए शेयर नहीं इशू हुए तो आईपीओ जो आपने 15-15 हज़ार रुपए की एप्लीकेशन दी है वो सारा पैसा प्रमोटर को जा रहा है, कंपनी को पैसा कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अनुपम रसायन के केस में क्या हो रहा है कि 100% ही वो है फ्रेश इशू है, प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे ही प्रमोटर शेयर बेच रहा है। वैसे ही नज़ारा में भी है, 100% ही वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, मतलब कंपनी को इस आईपीओ से कुछ भी फायदा नहीं होगा फिनेंशियली, केवल लिस्टिंग के अलावा, और कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप देखोगे किसके लिए कितना है तो ये सारा QIB और एंकर इन्वेस्टर वगैरह के लिए बता रखा है। जो प्राइस बैंड है वो 186 से 187 है। इस पर हम बताएंगे आपको कि जीएमपी कितना चल रहा है। इशू साइज 5010 करोड़ का है। ये इंडिया की सेकंड नंबर की ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है ना, बुकिंग वॉल्यूम क्या है उसमें। और थर्ड नंबर है अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस बुकिंग। ठीक है ना, अभी ये जो इनके दो पोर्टल है जिनका नाम है easemytrip.in और easemytrip.com। ठीक है, अभी ये बहुत सारे बिजनेस करते हैं। इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से बिजनेस करते हैं। देखो, ये सब ट्रैवल बुकिंग वगैरह के काम करते हैं, होटल बुकिंग और वो सब चीज़ें हैं। इसमें 2-3 चीज़ें तरीके से करते हैं। B2C यानी मतलब बिल टू कस्टमर, मतलब आपको डायरेक्ट बुकिंग देना। बिल टू एंटरप्राइज का मतलब होता है डायरेक्ट किसी कंपनी के लिए काम करना। मान लीजिए आज आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके लिए यहाँ पे ट्रैवल एजेंट बन गए। ठीक है, B2B, B2C, B2B2C का मतलब क्या होता है, ट्रैवल एजेंट्स, यानी बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि पहले वो ट्रैवल एजेंट्स को बेचेंगे, ट्रैवल एजेंट्स वो कस्टमर को बेचेंगे। तो ये सारे बिजनेस है ओवरऑल, आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी और डिटेल में जाने का भी इतना कोई यहाँ पे मतलब भी नहीं है। अगर आप बात करें किस बिजनेस से यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है तो सबसे ज़्यादा B2C से आया, मतलब कस्टमर को डायरेक्ट बेचने से आया। और मैं आपको बता दूं, मार्जिन भी सबसे ज़्यादा इसमें होता है। क्यों, अगर मैं किसी कंपनी को अगर अपने टिकट्स बेचता हूँ बल्क में तो उन लोग पैसे कम देते हैं। ठीक है ना, बल्क बुकिंग और डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो वो सारे बिजनेस है। तो ये जो दोनों बिजनेस है ना, इनमें मार्जिन कम होता है, इसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। तो 86% कंपनी का रेवेन्यू FY20 में B2C से आया है। अगर आप बात करें कंपनी सबसे ज़्यादा क्या करती है तो एयर टिकट सबसे ज़्यादा बेचती है, फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं और वो सब करती है। 5.4% दूसरा है, और होटल और पैकेजेस वगैरह है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि कन्वेंस फी कंपनी केवल यहाँ पे टिकट कैंसिलेशन पे ही चार्ज लेती है। ठीक है ना, और बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप या फिर यात्रा.com, तो वो लोग कन्वेंस फी इस पर भी चार्ज करते हैं और कंपनी एक अच्छे खासे डिस्काउंट देती है। अगर बात करें डोमेस्टिक बिजनेस कैसा है तो 81% डोमेस्टिक से आया है और वहीं पे इंटरनेशनल से 18% आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कंपनी की जो है वो करीबन 134 करोड़ रुपए। अगर आप नेटवर्थ को पर शेयर पे करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आती है 12 रुपए। मतलब जिस कंपनी की वर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है उसकी एसेट की वैल्यू, अभी उस कंपनी की एसेट की वैल्यू 12 रुपए है और आप जो इशू प्राइस दिए हैं वो है 187। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो कितना होता है, ठीक है ना। तो प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे करीबन यहाँ पे हो गया है, अगर आप कैलकुलेट करें तो आज मैं आपको बताता हूँ प्राइस टू बुक रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने 187 को डिवाइड बाई करेंगे 12 से, तो यह हमारा आ गया प्राइस टू बुक रेशो। जो प्राइस टू बुक रेशो वो करीबन 15 का है, ओवरऑल ठीक है। अगर आप पीई रेशो मेरे से पूछना चाहते हैं तो पीई रेशो कितना है, तो मैं आपको बताऊं 47 का करीबन पीई रेशो चल रहा है। कंपनी डेब्ट फ्री है, इनका जो कैश बैलेंस है वो करीबन 141 करोड़ रुपए का है और यही एक रीज़न है, डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास सफिशिएंट कैश भी है। तो यहाँ पे कंपनी को किसी भी तरह की आईपीओ प्रोसीड्स की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और कंपनी ने अभी तक आज तक कभी कोई अपना डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में भी डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग और एक्सपेंशन मोड में है और उन लोग को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कस्टमर मार्केटिंग वगैरह पे, और काफ़ी दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग काफ़ी एग्रेसिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ये सारे वापस वही चीज़ें हैं। अगर हम बात करें नेटवर्थ वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। लाइबिलिटीज़, यहाँ पे जो दूसरी लाइबिलिटीज है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज जरूर है कंपनी की, ठीक है ना। और जो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप देख रहे हो छोटी मोटी दूसरी लाइबिलिटीज है जो कि बैंक लोन वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे मार्जिन की, तो कंपनी का मार्जिन 23% EBITDA मार्जिन है, नेट प्रॉफिट का मार्जिन 63% है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इतनी शानदार कंपनी है ये, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखें रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, तो 23% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ये सारी चीज़ें। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो ऑपरेशंस यहाँ पे 9 मंथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है, ठीक है ना। 9 महीने में ही कंपनी ने 56 करोड़ रुपए कमा लिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है। मतलब कंपनी सारा बिजनेस जो करती है उसके लिए कंपनी को बराबर टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी का पैसा कोई लेके भाग रहा है, ठीक है। ये है कि केपीआई। अभी केपीआई क्या है ना, ये देखिए ये इंडस्ट्री पूरी अलग है, इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, इसके 2 ही पीयर है, मेक माई ट्रिप और यात्रा.com। तो अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लुक टू बुक रेशो। लुक टू बुक रेशो का मतलब क्या होता है, देखो मैं देखने गया कि टिकट किसका कितना प्राइस है, ठीक है, और उसमें से कितने लोगों ने देखा और बुक किया, उसका रेशियो 3.43%, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री पैरामीटर होता है। जैसे अपने टेलीकॉम में ARP होता है ना, वैसे यहाँ पे लुक टू बुक रेशियो चलता है। वेबसाइट विजिट्स कितनी है, तो 2.82 करोड़ लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। तो ये सारी चीज़ें। ट्रिप्स कितने 0.27 है, बाकी ये सब ग्रॉस बुकिंग वॉल्यूम वगैरह चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको इस पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि कल को इन सब किसी भी चीज़ में बदलाव आता है। मान लीजिए कल को मैनेजमेंट आके कमेंट पास करता है कि हमारा लुक टू बुक रेशो 3.43 से 7% हो जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि कंपनी यहाँ पे कितना यहाँ पे वो कर रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ट्रिप्स बुक्ड बाय भी दे रखा है, कितने ट्रिप्स ये लोग बुक करते हैं, करीबन 9,758 यहाँ पे एवरेज टिकट बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी भी आप समझेंगे तो पिछले साल से काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री अभी भी यहाँ पे रिकवर होना बाकी है। वहीं पर अगर देखिए रजिस्टर्ड कस्टमर कितने हैं, 1.03 करोड़ है, ट्रैवल एजेंट 60,000 है, बाकी बुकिंग सक्सेस रेट वगैरह मतलब टिकट बुक किया हुआ नहीं, वो सारी चीज़ें, कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है सीधा यहाँ पे 25% कम हो जाएगी, क्योंकि उन लोग को यहाँ पे अपना स्टेक बेचना है। कंपनी की अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी चीज़ है, और कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है, मेक माई ट्रिप और यात्रा.com दोनों ही लॉस में है, बट ये जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं कंपनी जो है कि खराब क्या है इस कंपनी में, तो ट्रैवल इंडस्ट्री अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड-19 के कारण हर्ट हुई है और अभी भी रिकवर नहीं हुई है, और इसका जो मार्केट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यात्रा ऑनलाइन, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी भी इसको हर्ट करती है, इसका कॉम्पिटिशन खाती है। और अगर कल को यहाँ पे कोई भी एयरलाइन या जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं या फिर होटल बुकिंग है, ये अपना कमीशन काटते हैं तो इनकी इनकम पे सीधा फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं कि भाई पीयर कंपैरिजन देखना है हमें, तो पीयर कंपैरिजन ये आपके सामने है। इसमें मैं सीधा बात करूंगा नेट प्रॉफिट की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो, तो 83 करोड़ का नुकसान है यात्रा ऑनलाइन को, वहीं पे मेक माई ट्रिप को 3300 करोड़ का नुकसान है, वहीं पे अगर हम देखें 30 करोड़ का प्रॉफिट इन लोग को है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और अगर आप बात करना चाहें कि भाई इसमें इशू सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई फिनेंशियल्स के अंदर की, यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह कितने हैं, तो ये मैं आपको वापस बता देता हूँ। 31 करोड़ का अभी तक 9 मंथ्स में कमा लिया है। रेवेन्यू वगैरह जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ वो 39% की रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी हमारा चल रहा है 150 से 160, और अगर आप इसमें जोड़ते हैं इशू प्राइस को तो करीबन यहाँ पे अच्छे खासे हेल्दी गेंस देखने को मिल सकते हैं। हेल्दी गेंस कितने हो सकते हैं मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस मैं मान रहा हूँ करीबन होगी 350 के लगभग यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है ना। 350 रुपये के लगभग लिस्ट होगा। लगभग आपको एक तरीके से 80 से 70% का गेन देखने को मिल जाएगा। अब मेरी राय क्या है? मेरी राय ये है, जैसे इतना लिस्टिंग गेन दिखता है 350, पहला लॉट जो है आप थोड़ा बहुत 4-5 शेयर आप 350 पे निकालो, थोड़े बहुत शेयर आप ऐसे निकालो, कुल मिला के 350 से लेके 380 तक में आप सारे शेयर निकाल दो, अगर जो मेरी राय फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई लॉन्ग टर्म व्यू पूछता है तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। लॉन्ग टर्म में मैं इसे अवॉइड करूँगा, क्योंकि अभी भी ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो रही है, ओयो जैसी हालतें हो रही है। तो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, और जो प्राइस टू बुक रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी इशू प्राइस ही 47 के पी पे है, तो आप देख लीजिए करीबन अगर ये लिस्ट होता है तो 80-90 रुपीज़ का पी बन जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। फिर भी अगर कोई चाहता है कि लेना है, नया कंपनी है, बहुत चलेगा, तो मैं आपको बोलूँगा आप 400 रुपये तक के लेवल देख सकते हैं। 400 से 450 रुपये का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट ये उन लोग के लिए है कि भाई जिन लोग को अलॉटमेंट नहीं लगा वो ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए मैं कभी आईपीओ के शेयर में ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन एक राय ज़रूर दूंगा, लिस्टिंग अगर आज है तो आज से अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही आप अपने शेयर में बाय करें और सेल करके निकल लें। उसके बाद क्या होता है ना, वापस वो शेयर गिरने लग जाता है, सब लोग अपना पैसा काट लेते हैं, सबको अपना पैसा निकालना होता है। तो आप किसी भी कंपनी में देख लो, लिस्टिंग गेन एक अच्छी खासी लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। तो यही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और बाकी सबको ध्यान में देना है, हमें अपना पैसा रोटेट करते रहना है। ये बहुत बड़ा बुल मार्केट है और अभी 2-3 दिन से तो बाजार गिर भी रहा है, ठीक है। तो हमें अपना यहाँ पे पैसा जो है निकाल देना है। और इसमें अभी एक और चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि आप अपना पैसा निकालें, बेचें और यहाँ पे दूसरे जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लिस्टिंग वगैरह एक अच्छी खासी होगी। जितना भी लिस्ट हो रहा है आप अपना पैसा बनाइए। अनिल सिंघवी जी भी इस कंपनी पे काफ़ी पॉजिटिव थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, एंकर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एंकर अलॉटमेंट जो होता है, मतलब कंपनी अपनी लिस्टिंग से एक दिन पहले बड़े बड़े लोगों से पैसा उठाती है। तो उसमें कौन कौन से लोग हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। HSBC ने पैसा लगाया, नोमुरा ने लगाया, टाटा ने लगाया, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन, HDFC लाइफ, L&T, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज आलियांज और फिर अबैकस इमर्जिंग फंड ने लगाया है, थेलम ने लगाया, IFL ने लगाया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सुंदरम म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोग ने पैसा लगाया। अभी एक और बात ये है कि एंकर इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये लोग का 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। इनको शेयर जरूर पहले मिलते हैं, लेकिन ये अगले 30 दिन तक शेयर नहीं बेच सकते। लेकिन जैसे ही 30 दिन होंगे ये अपने लोग शेयर बेच सकते हैं। तो 30 दिन के बाद क्या होगा, आपको एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं एंकर इन्वेस्टर, ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर नहीं है, इनको केवल आईपीओ का फायदा उठाना था। तो ये लोग यहाँ पे अपना पैसा 30 दिन में यहाँ पे बेच देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी हमारी राय यही रही कि आप लिस्टिंग गेन करें। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर लेना है तो लें। शॉर्ट टर्म ट्रेड में 20-50 रुपये, अगर आपको यहाँ पे कल को 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग होती है तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। और बाकी मार्केट नेगेटिव अगर होता है तो यहाँ पे आपको 40 से 50 रुपये जो जीएमपी चल रहा है, मतलब 350 की लिस्टिंग से आपको 300 की लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, नज़ारा है, कल्याण है, फिर अभी जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, उत्कर्ष भी आ रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अपने को पैसा रोटेट करते रहना है, किसी भी एक आईपीओ में फंसना नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले जितने भी आईपीओज हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो बर्गर किंग को देख लो और फिर अपना एंटनी को देख लो, ये सारे लॉस में चले गए। अगर आप इंडिगो की बात करें, वो 3200 रुपये का हाई बनाया था, 2500 रुपये पे चल रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। अपने किसी शेयर को लेके बैठना नहीं है। और जितनी भी आईपीओ की कंपनीज आ रही है ना, 1-2 को छोड़ के, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड छोड़ दो, SBI कार्ड छोड़ दो, IRCTC छोड़ दो,
और फिर अगर आप रूट मोबाइल वगैरह इन सब को छोड़ दो तो बाकी सारी कंपनी फिनेंशियली बहुत वीक है। और इस बुल मार्केट में क्या होगा ना, इतने आईपीओ इसलिए आते हैं क्योंकि अभी क्या बुल मार्केट चल रहा है, तो कोई भी कंपनी को अंधाधुन वैल्यूएशन मिलता है। अंधाधुन वैल्यूएशन कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, तो आप चौंक जाएंगे। अगर आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पे लास्ट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट या इससे पहले कितने रुपए में शेयर बेचा था, तो वो ये देख लो। वो भैया शेयर जो था, इशू प्राइस जो थी कंपनी की, तो मैं आपको बताता हूँ, ये 2019 में कंपनी ने 65 रुपये में अपना शेयर बेचा है प्रमोटर को। और अगर उससे पहले अपन देखते हैं तो कितने रुपए में है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। 1500 रुपये में के करीबन यहाँ पे एक और ट्रेड हुआ था, बट इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन होने के बाद तो अलग प्राइस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कभी भी किसी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए राय नहीं दूंगा। बहुत कम आईपीओस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स एक अच्छा आईपीओ हो सकता है। लिस्टिंग गेन करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड लें और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ पे लगाए नहीं, अटके भी नहीं किसी भी तरीके से। और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह के स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस, अगर आज आपने देखा होगा तो आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें भी बताई है, सारे आपको ट्रेड डिटेल्स भी बताई है। इस तरह की चीज़ें शायद यूट्यूब पे कोई नहीं करता है, लेकिन हम लोग का यही KRA है, हम लोग यही हमारा यूनिक फीचर है। हम लोग स्टॉक टिप भी बताते हैं और पूरे स्टॉक का एनालिसिस भी करते हैं। आप हमारे यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जो हम लोग ने अभी 20 से 15 कंपनीज का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वो बहुत ही शानदार है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।